Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so. All students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant Learning. आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसे हम बोलते हैं अनसीन पैसेज या फिर उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है, रीडिंग स्किल का एक और पार्ट. लास्ट क्लास में आपने क्लोज टेस्ट पढ़ा होगा और आज हम करेंगे कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बातचीत की, किस तरह से कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करेंगे, उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए. ठीक है जी, जरा देखो. अब जैसे ही आपको दिखे कि लिखा क्या हुआ है कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन, तो ये जो कॉम्प्रिहेंशन है ना, ये कॉम्प्रिहेंड वर्ड से लिया गया है. कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है समझ, अंडरस्टैंडिंग. तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रिहेंशन में हमारी समझ को चेक किया जाता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाता है. ग्रामर का इसमें कोई खास रोल होता नहीं है. जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो सिर्फ हमें वर्ड्स और सेंस से देखनी होती है. तो कहीं ना कहीं आपका वोकैब का पार्ट और जो अंडरस्टैंडिंग है कि थोड़ा बहुत ग्रामर का पार्ट मिला करके पूरे कॉम्प्रिहेंशन का सेंस लेना पड़ेगा आपको. ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन को जब भी आप सॉल्व करोगे ना, सबसे पहला स्टेप पता क्या होता है कि आपको ना उसके क्वेश्चंस को देखना चाहिए. क्योंकि आपके मन में एक डाउट है कि पहले पैसेज को पढ़ा जाए कि पहले ऑप्शंस को पढ़ा जाए. ऐसा भी तो है ना कि कभी कभी हमने पैसेज पढ़ा फिर हम क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं. ऐसा भी हो सकता है कि पहले आप सारे क्वेश्चंस के ऑप्शन को पढ़ लो फिर पैसेज पढ़ लो. ये दोनों चीजें हैं और ये आपके माइंड में डाउट है, आपको अलग अलग तरह से बताया जाता है. लेकिन देखो, ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा कि किस तरह का कॉम्प्रिहेंशन हम फेस कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा. ये ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा होता है कि पहले पैसेज पढ़ो फिर क्वेश्चन पढ़ो, या हमेशा कि क्वेश्चन पहले पढ़ो फिर पैसेज. ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं. ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं किस तरह से कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हैं और किस तरह से फिल्टर करोगे आप, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे. तो देखो, कॉम्प्रिहेंशन जब भी दिमाग में आए ना, तो आप ध्यान रखना इसमें एक नहीं दो तरह के क्वेश्चन दिखाई देंगे आपको. दो तरह के क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर. कौन कौन से होते हैं सर? एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, यानी आपसे सीधे सीधे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, सीधे सीधे क्वेश्चंस. और एक होता है डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा आपसे. क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? इनडायरेक्ट क्वेश्चन. डायरेक्ट की बजाय आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा? इनडायरेक्ट क्वेश्चन. डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन. कॉम्प्रिहेंशन में दो तरह के क्वेश्चन होते हैं. सर डायरेक्ट क्या होता है? तो देखो, डायरेक्ट का मतलब है कि अगर आपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग वर्ड से की है, वर्ड से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया है, आपसे कभी कभी वेयर से कोई क्वेश्चन स्टार्ट करके पूछ लिया जाएगा, कभी कभी आपसे क्वेश्चन देखोगे तो वाई से पूछ लिया जाएगा, कभी कभी व्हेन से पूछ लिया जाएगा. तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों के आंसर आपको सीधे सीधे लाइन टू लाइन मैच करते हुए पैसेज में दिखाई देंगे. आप मत समझना. ये देखो, आपके मन में एक डाउट ये भी है कि आपने देखा आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चंस आए तो 5 के 5 टफ नहीं होंगे. ये बात माइंड में सेट कर लो. अगर 5 क्वेश्चंस हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि 1 या 2 क्वेश्चन टफ होंगे, लेकिन 2-3 क्वेश्चनों का जो आंसर है ना वो बहुत आसान होगा. क्योंकि जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत आसानी से समझ में जाते हैं. आपको देखो, पैसेज दो तरह से होता है ना, एक डायरेक्ट क्वेश्चनों से मिक्स बनता है और एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन से. डायरेक्ट का जो लेवल है वो आसान है. उसका लेवल कैसा है? आसान है. क्योंकि देखो, व्हाट का क्वेश्चन, वेयर का क्वेश्चन, व्हाई का क्वेश्चन, व्हेन का क्वेश्चन जब भी आप फेस करोगे तो बड़ी आसानी से आपके क्वेश्चन आपको मैच करते हुए मिलेंगे पैसेज के अंदर. इसके लिए पहले पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके लिए पहले ऑप्शंस को पढ़ना जरूरी है. पहले ऑप्शंस को पढ़ो फिर पैसेज पे चले जाओ. आपको लाइन टू लाइन कुछ आंसर मिल जाएंगे. ठीक है जी, तो ऐसे क्वेश्चंस को बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन. ठीक है जी, डायरेक्ट का मतलब व्हाट में किसी वस्तु के बारे में पूछा जा सकता है, वेयर के बारे में किसी प्लेस के बारे में पूछा जा सकता है, वाई के बारे में कोई रीजन पूछा जा सकता है, और व्हेन में किसी टाइम की बात पूछी जा सकती है. तो ये है हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन, सीधे सीधे आपको आंसर दिखाई देंगे. तो देख लेना, ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं. हाँ, कभी कभी क्वेश्चन कैसा होता है? इनडायरेक्ट क्वेश्चन. इनडायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब होता है कि कभी कभी ना आपसे क्वेश्चन का क्या पूछ लिया जाता है? थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज? या फिर आपसे पूछ लिया जाता है सेंट्रल
ठीक है, आपसे पूछ लिया जाता है सेंट्रल आइडिया, कि आपका सेंट्रल आइडिया क्या है। तो सेंट्रल आइडिया थीम बेस्ड क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आते हैं तो उस क्वेश्चन को बोलते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, थीम बेस्ड क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया बेस्ड क्वेश्चन। कभी कभी आपसे पूछेगा कि राइट और रॉन्ग बताओ, राइट, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज करेक्ट, what is correct and what is incorrect, correct and incorrect। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो करेक्ट इनकरेक्ट बोल दिया जाए या राइट रॉन्ग पूछ दिया जाए तो ये क्वेश्चन क्या होते हैं, इनडायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रिलेशन बनता है। ठीक है जी, तो आपको ये चेक करना पड़ता है। अब थीम बेस्ड क्वेश्चन, सेंट्रल बेस्ड क्वेश्चन, राइट रॉन्ग क्वेश्चन हो गया। ठीक है, या आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की टोन पूछी जा सकती है आपसे। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की टोन क्या रहेगी। ठीक है, टोन क्या है, राइटिंग स्टाइल क्या है। तो ये सब जो बातें हैं ये इनडायरेक्ट के अंदर आती है, डायरेक्ट के अंदर नहीं आती है। इनको डायरेक्ट नहीं बोलते क्वेश्चन, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब जरा देखो, अब क्यों मैं आपको बता रहा हूं कि पहले आप समझो कि दो तरह के क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ये भी अप्रोच लेनी है ना कि पहले पैसेज पढ़ना चाहिए कि पहले ऑप्शंस पढ़ने चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि इनडायरेक्ट। सोचो, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना आप, डायरेक्ट क्वेश्चन, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में ये बात फिक्स हो जाती है कि पहले आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं फिर आप पैसेज पे जाओ, क्योंकि आपको सिर्फ मैच ही तो करना है ना, पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत क्या है, जहां सेम लाइन मिल गई वो आंसर मिल जाएगा हमारे को। और जैसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन, आप सोचो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, थीम बताना है आपको। थीम का मतलब कि ऐसा कौन सा सेंट्रल आइडिया है जिसके चारों तरफ स्टोरी घूम रही है। तो आपको लगता है बिना पैसेज पढ़े आंसर मिल जाएगा आपको, ऐसा हो नहीं सकता भाई। उसके लिए भले आप थोड़ा जल्दी पढ़े, एक क्विक रिवीजन करें, लेकिन पैसेज पढ़ना पड़ेगा आपको। बिना पैसेज पढ़े आपके आंसर नहीं बनते इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के लिए थीम बेस्ड क्वेश्चन हो गया, सेंट्रल बेस्ड क्वेश्चन, राइट रॉन्ग, टोन, पैसेज। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको क्या पकड़ना होता है, आपको पैसेज को पहले पढ़ना होता है, फिर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हो आप। ठीक है ना। और मैं तो कहता हूं कि आप सबसे पहले ध्यान रखना, पहले अपना डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व किया करो। अगर मान लो कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है आपको, तो पहले उसको मत सोल्व करो, पहले डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करो, फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करो। क्योंकि देखो, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करोगे तो बार बार आप ऑप्शंस को पढ़ोगे, फिर पैसेज में जाओगे, फिर ऑप्शन पढ़ोगे, फिर पैसेज में जाओगे, तो इससे क्या मिलेगा बेनिफिट, इससे यार ऑलमोस्ट हाफ पैसेज तो आप ऐसे ही पढ़ लोगे। थोड़ा बहुत बच जाएगा ना, थोड़ा बहुत आप सिर्फ 1-2 मिनट में पढ़ सकते हो। उसके बाद आप आराम से थीम बेस्ड क्वेश्चन, सेंट्रल बेस्ड क्वेश्चन, राइट रॉन्ग, टोन ऑफ द पैसेज, ये सारी चीजें पढ़ सकते हो, बड़े आराम से किया जा सकता है उसको फिर। तो इसीलिए पहले फिल्टर करना बहुत जरूरी होता है कि पैसेज को फिल्टर करो कि 2 तरह का पैसेज होता है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनाता है और एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाता है। ठीक है ना, ये बात तो हमेशा ध्यान रखनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो हमारे लिए हेल्प करेगी, मैं आपको बता दूं। देखो इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है आपके लिए। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान रखेंगे जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कुछ टिप्स आप यूज करेंगे। कौन कौन सी आपके लिए टिप्स रहने वाली इंपॉर्टेंट, वो देखो आप। अब देखो, पहला जो हमारा टिप्स रहेगा आपके लिए, वो फर्स्ट टिप क्या रहती है कि आप कैसे उसको सॉल्व करोगे। तो पहली टिप्स यही है, मेरी फर्स्ट टिप ये है कि आप ना सबसे पहली चीज कि अगर डायरेक्ट को देखो, मैं बोल चुका हूं इनडायरेक्ट के लिए तो आप सीधे पैसेज को पढ़ोगे, वो बाद में करना है, पहले तो डायरेक्ट करोगे ना। तो डायरेक्ट में क्या होगा कि फर्स्टली आपने क्या करना है, रुको एक मिनट, एक सेकेंड, इरेजर, हाँ, आपने क्या करना, सबसे पहली चीज आपके लिए रहेगी, हाँ, कि डोंट select the answer which is out of the passage। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। सबसे पहली बात क्या है कि डोंट मार्क द आंसर विच इज आउट ऑफ द पैसेज। भाई ऐसा आंसर नहीं लेना होता जो पैसेज से बाहर है।
क्योंकि जो आंसर आपने लेना है ना, जो आपने आंसर लेना है वो आपके पैसेज के अंदर से ही होना चाहिए। आप उसको गैस नहीं कर सकते जब तक कि बोला ना जाए। इन्फर करने के लिए नहीं बोला गया आपको, तो तब तक आप इमेजिन नहीं कर सकते कुछ, ठीक है ना। आपको टू द पॉइंट चलना है। पैसेज से बाहर जैसे ही कोई लाइन आएगी वो आंसर नहीं बनेगा, ये कंफर्म है। कि पहला स्टेप ये हुआ कि आप याद रखना, डोंट सिलेक्ट द आंसर विच इज आउट ऑफ द पैसेज। पैसेज से बाहर जो भी चीज दिखाई देती है ना आपको, आप उसको आंसर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब जरा नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आप याद रखना, अवॉइड ट्रांसलेशन। अवॉइड ट्रांसलेशन। while making unseen passage। अनसीन पैसेज बनाते समय मैं बता दूं आपको पहली बात कि आपको ट्रांसलेशन नहीं करनी होती। आपका मन करेगा ट्रांसलेशन करने का, कैसे? आपने पैसेज पढ़ा, आप पूरी कोशिश करोगे हर वर्ड का मीनिंग बन जाए। आप जानते हैं, आप हर वर्ड का मीनिंग जानने की कोशिश करोगे और आप भी समझते हो कि ऐसा हो नहीं सकता कि हर वर्ड का मीनिंग आपको पता हो, ठीक है ना। इसीलिए पैसेज से हमें सिर्फ एक थोड़ा सा आइडिया लेना होता है, थोड़ा सा आइडिया। ऐसा नहीं कि हमें पूरा का पूरा पैसेज का हर वर्ड मीनिंग पता हो। जो नहीं पता है छोड़ दो, आगे बढ़ चलो। एक रफ आइडिया ही तो लेना है। अगर 2-4 वर्ड नहीं पता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। हाँ, अगर आपसे वोकैब का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक अलग बात है ना, लेकिन आप सोचो वोकैब का क्वेश्चन है नहीं तो उसके लिए अगर वर्ड आना जरूरी थोड़ी ना है। आपको हल्का सा आइडिया लेना है जो कि लाइन पढ़ने से मिल जाता है आपको। तो हर एक वर्ड को पढ़ना जरूरी नहीं है कि डिटेल में पढ़ते चले जाओ, उसकी ट्रांसलेशन करते चले जाओ, ये इसकी इंग्लिश है, ये इसकी हिंदी होगी, और अगर नहीं आई तो होपलेस हो जाओ। ऐसा नहीं है। 1-2-4 वर्डों के ना आने से आपका पैसेज खराब नहीं होता, ठीक है ना। इसीलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है? अवॉइड ट्रांसलेशन व्हाइल मेकिंग अनसीन पैसेज। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि मुझे पता है जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को असाइनमेंट देता हूं प्रैक्टिस करने के लिए पैसेज का, तो सबसे पहली बात कि 10 से 15 मिनट तो वो पैसेज को पढ़ने में लगा देता है, क्योंकि वो ट्रांसलेशन कर रहा है, हर लाइन को पढ़ता चला जा रहा है, उसका मीनिंग समझने की कोशिश कर रहा है, इसका मीनिंग ये। ऐसा नहीं करना हमें तो एक क्विक रिवीजन करना है, आराम से नहीं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे तेजी की तरफ बढ़ना है और एक थोड़ा सा आइडिया ले लेना है आपको, पूरा नहीं पढ़ना होता, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अवॉइड ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन को अवॉइड करना है व्हाइल मेकिंग अनसीन पैसेज, जब जब अनसीन पैसेज बनाओगे, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड देखिए, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है देखो, अब आप ट्रांसलेशन करोगे नहीं, और सबसे मेन बात क्या है, जैसे आप थोड़ा बहुत पढ़ते हो ना, तो सिर्फ उसमें से क्या करने की कोशिश करनी है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द पैसेज। पैसेज का ना थीम समझने की कोशिश करनी है आपको कि थीम क्या है। अगर सोचो थीम समझ में आता है ना, तो उससे रिलेटेड ही तो क्वेश्चन होंगे ना। आप जब पढ़ रहे हो, आप इतने सारे ऑप्शंस को पढ़ रहे हो, इतने सारे क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो, तो आप सोचोगे नहीं नहीं सर हम तो क्या करेंगे, पहले थीम नहीं, थीम पढ़ना जरूरी है। आप समझना, थीम पढ़ना जरूरी है। समझने की कोशिश करना कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके चारों तरफ पैसेज घूम रहा है, वो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द पैसेज। हमें हिंदी नहीं बनानी है, लेकिन हमें जरूर पता होना चाहिए कि एक ऐसा लाइन है जिसके चारों तरफ पूरा पैसेज घूम रहा है, उसी के बारे में बात चल रही है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ट्राई टू यूज ऑप्शन मेथड। ट्राई टू यूज ऑप्शन मेथड इफ it is in the passage। ऑप्शन मेथड यूज करना है आपको। ऑप्शन मेथड पता है दो तरह से होते हैं, दो तरह से ऑप्शन मेथड होते हैं। पहला क्या कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा विद ऑल ऑप्शंस, सारे ऑप्शंस पढ़े। ध्यान सुनना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो बातें समझाएगी आपको। पहली चीज कि ट्राई टू यूज ऑप्शन मेथड इफ इट इज प्रेजेंट। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन मेथड दो तरह से होता है, आपके मन में दो तरह से ऑप्शन मेथड बनता है। देखो किस तरह से, आपने मान लीजिए क्वेश्चन एक है आपका,
और ये एक क्वेश्चन नंबर आपके सामने आया और आप देखोगे उसके ऑप्शंस आपको ए, बी, सी और डी कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, ठीक है जी। और फिर आपने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 2, फिर से आपने देखा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और आपने देखा कि ए, बी, सी और डी इस तरह से फिर से आपको मिल गया। अब जरा ध्यान से देना, अब मेन बात क्या निकल के आती है कि जैसे मैंने क्वेश्चन को मैंने पढ़ा तो मुझे इस क्वेश्चन के साथ साथ ये सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। पहले मैं पैसेज में नहीं पढ़ूंगा, पहले मुझे क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये ध्यान रखना, पहले हमें डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, इनडायरेक्ट बाद में करने हैं सॉल्व। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। आप लोगों को लगता है कि जैसे जैसे लिखे हैं क्वेश्चन वैसे वैसे सॉल्व, नहीं, आप फिल्टर तो करोगे ना, क्योंकि देखो मैंने बताया आपको, ये मत भूलना कि 2 तरह के आपके क्वेश्चन होंगे। आप पहले डायरेक्ट को सॉल्व करोगे फिर इनडायरेक्ट को। तो डायरेक्ट के लिए आपको पूरा पैसेज थोड़ी ना पढ़ना है, आपको सीधे क्या करना है, आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा और साथ साथ ये सारे ऑप्शन पढ़ डाले। सुनना मत, क्वेश्चन पढ़ा साथ साथ सारे ऑप्शन पढ़ डाले और ऐसे पढ़ना है कि थोड़ा माइंड में रहे आपके कि क्या था वो चीज, ये ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि हाँ भाई पढ़ लिया। देखो जब आप पैसेज बनाते हो ना तो सबसे मेन बात क्या होती है कि अलर्टनेस पीक पे होना चाहिए आपका जब पैसेज बनाते हो, क्योंकि देखो आप ऐसा काम करने जा रहे हो जो आप समझ रहे हो कि अगर मैं ग्रामर पढ़ाऊं तो आपका इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है, अगर मैं वोकैब पढ़ाऊंगा तो इंटरेस्ट बनेगा। लेकिन जब जब कॉम्प्रिहेंशन की बात आती है, क्लोज टेस्ट की बात आती है तो थोड़ा अनइंटरेस्टिंग लगता है, वो अनइंटरेस्टिंग। लेकिन जब वो अनइंटरेस्टिंग है तो ये बात ध्यान रखना, वो सबके लिए अनइंटरेस्टिंग है, सबके लिए अनइंटरेस्टिंग है। और आपका जो जब आप सॉल्व करते हो तो एक तरह से अलर्टनेस पूरा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको देखो जो ऑप्शन पढ़ रहे हो उसको माइंड में रखना है। ऐसा नहीं कि माइंड में ऑप्शन होगा तभी तो आप पैसेज में से ढूंढोगे ना, कि बार बार ऑप्शन ही पढ़ते चले जाओगे क्या? नहीं, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, उसके 4 ऑप्शन पढ़ो और अब यही चीज आपको पैसेज में मैच करनी है। मैच द, सुन लो ध्यान से, मैच द क्वेश्चन विद ऑप्शंस इन द पैसेज। पैसेज में क्या लिखा है देखना आपको। आपने क्वेश्चन को पढ़ा और यही मैच कहां किया, पैसेज में, और आपने देखा कि चारों ऑप्शन में से एक चीज मैच कर रही है और जो मैच मिल गया वही आपका आंसर बन जाएगा। मैच ही तो आंसर होता है, मैच द राइट ऑप्शन इन द पैसेज। पैसेज में से राइट ऑप्शन को मैच करना होता है, इसको मैच मेथड बोलते हैं। कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, सेम लाइन आपने देखी पैसेज के अंदर कहां लिखी हुई है और फिर ये 4 ऑप्शन माइंड में है आपके, उन चारों में से जो भी आपको ऑप्शन टकरा गया वही आपका आंसर बन जाएगा। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, इसी को बोलते हैं मैच द जो हमारे ऑप्शंस है, ठीक है, ये चीज। फिर से आपने सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, फिर से आप सेकंड लाइन पे गए, इसको क्वेश्चन को पढ़ा। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपने जाना है कहां पे, पैसेज में, लाइन को मैच करना। जहां ये क्वेश्चन की लाइन मैच करेगी ना, ये 4 ऑप्शन देखो उनमें से कहां लिखा हुआ है। मान लो आपको इस बार सी लिख रहा तो सी आंसर बन गया। ऐसे बनाते हैं, ये आसान मेथड होता है। अब देखो क्योंकि आसान तो है पर इसको करने के लिए भी समझना बच्चे बहुत सारा टाइम लगा देते हैं। इतना नहीं लगाना टाइम आपको, टाइम बचाने के लिए पहले आप क्वेश्चन को पढ़ते आप मैसेज वो करो और फिर आंसर बनाओ। ऐसे नहीं कि पहले पूरा पैसेज पढ़ोगे ध्यान से, फिर एक क्वेश्चन पकड़ोगे, फिर 4 ऑप्शन, फिर से दोबारा से वही मेथड यूज करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पैसेज को पढ़ने के बाद दोबारा आप ऑप्शन को लेके नहीं जाओगे पैसेज में, फिर भी जाना पड़ेगा। तो क्यों ना हम पहली बार चला जाए, तो टाइम बचाना है हमें, ये ध्यान रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 5 क्वेश्चन के पीछे 3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट है ही हैं, ये मान के चलो। तो 3 नंबर तो कम से कम पक्के हैं हमारे। 2 अगर मान लो इनडायरेक्ट किसी वजह से नहीं बन पाया तो डायरेक्ट तो कर सकते हो ना कम समय में। तो पहले डायरेक्ट क्यों नहीं करते तुम, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। अब देखो एक जो मैं यहां पे लिखा आपके लिए कि ट्राई टू यूज ऑप्शन मेथड, ये तो मैच द ऑप्शन था, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, मैच द ऑप्शन, मैच द ऑप्शन। ये तो ऑप्शन को मैच किया ना आपने, ऑप्शन को मैच किया। लेकिन ऑप्शन के मैच करने के बाद भी तो कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता क्या? ऑप्शन मैच कर दिया और ऑप्शन को मैच करने के बाद क्या करोगे बताओ जरा, बोलो जरा। आप ध्यान रखना, एक होता है ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड सबके लिए नया है, आप सबके लिए ध्यान रखना। आपको जो लग रहा है वैसा नहीं होता ऑप्शन मेथड। अब मैं दिखाता हूं ऑप्शन मेथड क्या होता है। देखो ऑप्शन मेथड का सीधे सीधे मैं बताऊं ना, लिंक क्या बनता है, ये लिंक होता है ऑप्शन मेथड का। सपोज कीजिए कि मैंने ये क्वेश्चन को पढ़ा और फिर मैंने ये आंसर किए,
ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन 1 भी हो सकता है, ये क्वेश्चन 2 भी हो सकता है, ये क्वेश्चन 3 भी हो सकता है, ये क्वेश्चन 4 भी हो सकता है, नंबर कोई भी हो सकता है, पहला नहीं होना चाहिए बस, उसके बाद कोई भी हो सकता है। मैंने देखा कि ना आपका ये जो क्वेश्चन था उसके 4 ऑप्शन मुझे दिए हैं। ध्यान से सुनना इस बात को, ये बात ध्यान रखना, ये डिफिकल्ट है आपके लिए समझना। हाँ आ जाएगा समझ में, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा। ABCD लिखा हुआ है, आपने देखा कि इसमें लिखा हुआ था इन अ माइजरली मैनर, ठीक है जी, ये हो गया। अब बाकी 3 ऑप्शन है। मान लो क्वेश्चन ये है, आप पैसेज में गए थे और पैसेज में आपको 4 ऑप्शन दिखे थे, उस चारों में से एक ऑप्शन में लिखा क्या है आपके कि इन अ माइजरली मैनर, है ना, और 3 ऑप्शन अलग भी हैं। और आपने देखा ऐसा करते समय जो आंसर बना वो ए बन गया। आपका आंसर क्या बन चुका है? ए बन चुका है। हालांकि आंसर ए बना हुआ है लेकिन सी में भी कुछ लिखा हुआ है इन अ माइजर। ये हमारा आंसर इस वाले क्वेश्चन का तो नहीं बना, ये बात कंफर्म हो गई, है ना। अब मैंने दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, और अब मैंने क्वेश्चन पढ़ा इसको, और मैंने देखा बी ऑप्शन में फिर से लिखा हुआ है माइजरली मैनर, इन अ माइजरली मैनर, इन अ माइजरली मैनर, ऐसे लिखा हुआ है। इससे पता क्या समझ में आती है? अब देखो इसी को बोलते हैं ऑप्शन मेथड। अगर ऊपर वाले ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन अगर रिपीट हो जा रहा है, ऊपर वाले क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना, ऊपर वाले जो ऑप्शंस है उससे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर इसमें से हो सकता है अगर कोई रिपीट हो रहा है तो। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, ये मान लो क्वेश्चन नंबर 3 है और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? इन अ माइजरली मैनर, और मैं क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ा और मुझे दिखा इसमें भी लिखा है इन अ माइजरली मैनर, तो मैं पैसेज में जाऊंगा नहीं, क्योंकि राइटर की ट्रिक है ये। राइटर का एक मेथड होता है ऑप्शन मेथड, उसमें क्या होता है कि पहले, यानी जो ये आंसर है ना 4 ऑप्शन, इसको पहले ही दिखा दिया जाएगा आपको ये मिसगाइड करने के लिए पहले दिखा दिया जाएगा अगर कोई ऑप्शन रिपीट होता है। लेकिन ये देखना ऑप्शन तो बहुत सारे रिपीट होंगे, मैं कह रहा हूं वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, इसका आंसर इसमें हो सकता है, समझ लो, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऊपर वाले में हो सकता है, इसका आंसर उसके ऊपर वाले हो सकता है, ऊपर वाले का आंसर उससे ऊपर में हो सकता है। यानी 4 का आंसर 3 में हो सकता है, 3 का आंसर 2 में हो सकता है, और 2 का आंसर 1 में हो सकता है। इसी को बोलते हैं ऑप्शन मेथड। ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि मैंने 4 नंबर क्वेश्चन किया, एक में रिपीट था, अरे नहीं भाई इतना लंबा नहीं, उसके ऊपर वाला। तो मैंने क्या देखा कि 4 नंबर क्वेश्चन मैंने पढ़ा तो यही ऑप्शन ऊपर भी लिखा है, और मैं बिना सोचे इसको मार्क कर दूंगा, 99% में यही आंसर होगा आपका। ऑप्शन रिपीटेशन ऑफ ऑप्शन इज कॉल्ड ऑप्शन मेथड। जब ऑप्शन रिपीट होता है तो उसको बोलते हैं ऑप्शन मेथड। मैं दिखाऊंगा भी आपको, एक पैसेज करेंगे हम एसएससी एग्जाम का, उसमें दिखाऊंगा कि किस तरह से रिपीटेशन होता है। ऑप्शंस का रिपीटेशन राइटर की एक ट्रिक होती है, वो हमको समझनी चाहिए, ये ध्यान रखना, ये राइटर की एक ट्रिक है। आप मत समझना कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा आपके एग्जाम में बार बार होता है। हर 5-10 क्वेश्चन के बाद आपको ऑप्शन मेथड दिखाई ही देगा, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। ऑप्शन मेथड आपको दिखाई देगा, ये बात ध्यान रखना। क्लियर होगा? चलिए आगे देखो नेक्स्ट। अब देखो अगर मैं बोलूँ अब आपको, तो मैं समराइज कर रहा हूं एक बार, फिर मैं आपको दिखाऊंगा, ये पैसेज करेंगे हम। देखो ये एक पैसेज सॉल्व कराऊंगा मैं आपको, इसके ऑप्शंस भी मिलेंगे आपको और इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं सब चीज समराइज कर दूं अगर आपके लिए, तो जरा देख लो। इसमें लिखा क्या है आपके सामने? टिप्स। पहले मैंने बताया 2 तरह से आपके वो बन जाते हैं, क्या नाम, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। और फिर आपने देखा कि पहला है डोंट सिलेक्ट द आंसर विच इज आउट ऑफ द पैसेज। आपको ऐसा आंसर नहीं सिलेक्ट करना जो पैसेज से बाहर है, ठीक है। मतलब आपको ना इन्फर नहीं करना है जब तक बोला ना जाए। आपको बोला जाएगा तो अलग बात है ना, हम कैसे इमेजिनेशन कर सकते हैं जब हमारा आंसर ही किसके अंदर होता है? पैसेज के अंदर। फिर अवॉइड ट्रांसलेशन लिखा हुआ है आपका, ठीक है, अवॉइड ट्रांसलेशन कर दो अनसीन पैसेज की। फिर ट्राई टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द पैसेज, पैसेज का थीम भी समझने की कोशिश करनी है। एंड ट्राई टू यूज ऑप्शन मेथड, और आपको कौन सा मेथड यूज करना है? ऑप्शन मेथड, यानी याद रखना है आपको यूज करना है ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड समझ रहे हो क्या होता है? ऑप्शन मेथड का मतलब होता है आपको क्या करना है ऑप्शन मेथड में, इट इज इन द पैसेज, और एक हो गया मैच द ऑप्शन, मैच द ऑप्शन, मैच द ऑप्शन,
ठीक है, सही ऑप्शन को मैच करना है आपको, ये चीज कर लेना आप। और एक लिखा है इन अ माइजरली मैनर और यहाँ पे भी लिखा है इन अ माइजरली मैनर, ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये फटाफट से क्विक रिवीजन कर लो आप, फटाफट से 2 मिनट एक बार रिवाइज कर लो आप, सिर्फ 2 मिनट पढ़ना है आपने, सिर्फ एक आइडिया लेना है कि किस टॉपिक पे बात है। फटाफट से वर्ड को पढ़ते रहो और एक छोटा सा आइडिया बताना कि किसके बारे में है, क्योंकि अब पहली बार प्रैक्टिस करें, मैं चाहता हूं थोड़ा सा 2 मिनट पढ़ लो आप इसको, 2 मिनट पढ़ के दिखाओ इसको, एक बार ध्यान से 2 मिनट पढ़ो इसको। ठीक है, इस तरह से। अब वीडियो को मान के पॉज कर लिया, मान लो आपने कुछ समय के लिए पॉज करके आप इसको आराम से पढ़ लो, और लिखा है आपके सामने सब, इसमें से आपको अब ऑप्शंस देखने हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक थोड़ा सा आइडिया आपने ले लिया मान लो, तो अब ये किसके ऊपर है, थोड़ा सा थीम निकालने की कोशिश करो। बर्ड्स लाइफ के ऊपर थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा, ये कि बर्ड्स की लाइफ के, उनके माइग्रेशन के ऊपर बनाया गया हुआ एक पैसेज है। और अब मैं आपको बता रहा हूं इसके आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट देखो, मैं पहले क्या पढ़ूंगा, क्वेश्चन को पढ़ूंगा। पहले मैंने किसको पढ़ लिया जी, क्वेश्चन को पढ़ लिया। क्या लिखा है, व्हाट डज द कोल्ड सीजन स्टिमुलेट, लिखा हुआ है कि कोल्ड सीजन स्टिमुलेट क्या करता है, क्या स्टिमुलेट करता है वो बताना है आपको। ठीक है, तो अब देखो इसमें लिखा है क्या क्या, शेडिंग ऑफ ट्रीज हो सकता है, फ्लोरिशिंग ऑफ फॉरेस्ट हो सकता है, माइग्रेशन ऑफ मैनी स्पीसीज हो सकता है, और माउंटेन एंड डिसेंट ऑफ द प्लेन्स हो सकता है। तो ये अब आपके ऑप्शन है और यही आपका क्वेश्चन। तो मैं मैच इसको करूंगा, क्योंकि वर्ड से शुरू में, तो इसको मैच करूंगा मैं कि कोल्ड सीजन स्टिमुलेट कहां लिखा हुआ है। तो जरा देखो कहां लिखा है कोल्ड सीजन स्टिमुलेट, अगर आपको दिखता है तो कोल्ड सीजन स्टिमुलेट कहां लिखा हुआ है। ठीक है, आप ध्यान से पढ़ोगे तो कोल्ड सीजन स्टिमुलेट कहीं ना कहीं मिलेगा। देखो यहां लिखा है कोल्ड सीजन स्टिमुलेट्स द माइग्रेशन ऑफ मैनी स्पीसीज। क्या ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। कितना कम एफर्ट करना पड़ेगा इसके लिए आपको, आप ध्यान दो। तो इसका आंसर हुआ फिर माइग्रेशन ऑफ मैनी स्पीसीज, ऐसे बनाना था। ठीक है, अब देख लो, चलो द सेंट्रल रीजन इज, सेंट्रल रीजन इज, अब क्या है सेंट्रल रीजन, देख लो जरा भाई क्या क्या है सेंट्रल रीजन, देख लो ये सब लिखे हैं आपके पास, ये सब लिखे हुए हैं। अब इसमें देखो जरा, तो आपने देखा होगा कहीं सेंट्रल रीजन इज भी लिखा होगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, दिख रहा है। तो अब देखो कहीं ना कहीं लिखा होगा सेंट्रल रीजन इज, सेंट्रल रीजन इज डिस्क्राइब एज अ क्लस्टर्स ऑफ स्पेस माउंटेन्स। तो आपका आंसर हुआ क्लस्टर स्पेस ऑफ माउंटेन, बन गया आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाई देते हैं। अब देखो आप कहोगे सर डायरेक्ट क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूं ना 5 में से 3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट पक्का मिलने वाले हैं, तो पहले क्यों नहीं उन 3 को करते हैं, अगर हमारे पास टाइम नहीं बचता है मान लो, क्योंकि हमें सब पता ना हमारा पेपर लेंदी है और हमारे पास टाइम कम है। तो मान के चलिए कि चलो 5 में से 3 क्वेश्चन तो ठीक कर लेंगे ना हम, अगर हम डायरेक्ट पे फोकस करें। हाँ, इनडायरेक्ट अगर आता है तो मुझे पता है कि पूरा पैसेज आपको पढ़ना पड़ेगा, और फिर आप एक तरह से गैस कर लेते हो, या कोई चीज अगर पैसेज से बाहर है वो सारी चीजें ध्यान में रखते हो आप आंसर बनाते हो। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं डायरेक्ट को तो कभी नहीं छोड़ो। अब देखो इसमें क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब ट्रू और फॉल्स आ गया, तो भाई डेफिनेटली तो इनडायरेक्ट निकला। अब इनडायरेक्ट में ट्रू और फॉल्स में कैसे डिसाइड कर लूंगा जब तक मैं पैसेज नहीं पढ़ूंगा। अब मुझे पैसेज को पढ़ना पड़ेगा, और क्वेश्चन क्या क्या है देखो इसमें, ये अलग अलग तरह की चीजें लिखी हुई है, आप ध्यान से पढ़ो। तो अब ये देखो जरा ध्यान से, ये आराम से आप पढ़ना, ठीक है। और मैं अब आपको बताऊं कि कैसे इस चीज को चेक करेंगे। देखो इसमें से ना आप ये जो भी लाइनें लिखी हुई हैं, जो भी लाइनें लिखी हुई हैं, सबसे मेन बात पता क्या है, सबसे मेन बात यह है कि आपको देखना है कि नॉट ट्रू, ध्यान देना, सच नहीं पूछा है आपसे, नॉट ट्रू जो सच नहीं है, सच नहीं है ना, तो ऐसा क्वेश्चन 99% आउट ऑफ द पैसेज होगा। कोई ऐसी स्टेटमेंट लिखी होगी जो पैसेज में होगी नहीं। और अगर आपने ध्यान से पैसेज को पढ़ा है ना, तो देखो ये तेरही रीजन के बारे में बताया हुआ है, इसके बारे में मेलाबार कोस्ट के बारे में बताया, बर्ड लाइफ के बारे में बताया, तो ये तो बताया, इसको तो बताया, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है, हमें नॉट ट्रू वाली बतानी है, तो ये आंसर नहीं हो सकता हमारा।
ठीक है। और इसमें देखो सेंट्रल रीजन हैज माउंटेन्स वेरिंग इन एलिवेशन फ्रॉम 8,000 to 14,000, ये लिखा हुआ है। बताओ भाई 8,000 to 14,000 लिखा हुआ है, बताओ अब क्या ये लाइन कहीं लिखी है, बता दो जरा। हाँ, इसमें भी बच्चे माइंड लगाएंगे। वो क्या करेंगे, 8 और कितना लिखा हुआ है 14, 8 और 14 लिखा हुआ है ना। आप देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है 8 to 14, तो 8 to 14 लिखा हुआ है 8,000 to 14,000 ऐसा लिखा है। तो क्या लिखा है ये बात बता दो आप। अब कुछ बच्चे माइंड लगाएंगे कि यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 10 लिखा है, तो चलो 14 हो गया और आगे कहीं 8 भी लिखा मिल जाएगा। अरे भाई आपको कोई गैस करने के लिए बोल रहा है क्या, इन्फर करने के लिए बोल रहा है क्या आपको? नहीं ना। जब तक आपको गैस इन्फर करने के लिए बोला ना जाए तो आप गैस नहीं कर सकते। इसीलिए जो स्टेटमेंट सीधी सीधी लिखी है उसी को हम फॉलो करते हैं। तो कहीं पर भी नहीं लिखी है बात 8 to 14,000 वाली, तो इसका मतलब यही स्टेटमेंट क्या मानी जाएगी आपका आंसर, यानी ये पैसेज में है ही नहीं, क्योंकि हमसे पूछा नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू का मतलब तो ये ट्रू नहीं है क्योंकि पैसेज में नहीं है। बाकी तो ध्यान से देखोगे सब लाइन आपकी, ये भी देखो ना, अ फौना ऑफ द सेंट्रल जोन इज कैरेक्टरिस्टिकली हिमालयन, ये भी लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं सारी लाइनें लिखी है, बस किसको छोड़ करके एक ये, यही नॉट ट्रू है, यही हमारा इनडायरेक्ट क्वेश्चन था। ओके, अब देखो ट्विस्ट आया कहानी में। एक कहानी में ट्विस्ट क्या आया, और ये एग्जाम का पेपर है, ये जो मैंने दिया है आपको, एक एग्जाम प्रीवियस ईयर का मैंने पैसेज लिया है। ये आई थिंक 2019 का पेपर का एसएससी सीजीएल का ये आपको दिया है मैंने। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना एसएससी एग्जाम में। अब देखो मैंने आपके लिए लिया है कि हाउ इज द फौना ऑफ सेंट्रल जोन, कि फौना ऑफ सेंट्रल जोन कैसा है। अब देखो क्या मुझे इसमें कुछ खास बात करने की, देखो मैंने बोला है कि कभी कभी ना ऑप्शन मेथड दिखाई देता है आपको, कभी कभी, हर बार नहीं होता ऐसा। अब देखो सारे ऑप्शन पढ़ो, इनके सारे ऑप्शन पढ़ो, और इसमें क्या लिखा है देखो, फौना ऑफ द सेंट्रल जोन इज कैरेक्टरिस्टिकली हिमालयन लिखा हुआ है। तो यही तो यहां पे भी लिखा है, हाउ इज द फौना ऑफ सेंट्रल जोन, क्या लिखा है कैरेक्टरिस्टिकली हिमालयन। यानी ये वाला चौथे का आंसर किस में हो सकता है, थर्ड में। थर्ड का आंसर किस में हो सकता है, सेकंड में। सेकंड का आंसर किस में हो सकता है, 1 में। और इसको बोलते हैं ऑप्शन मेथड। जब ऑप्शन रिपीट होता है, यही ऑप्शन कहां दिखाई दिया मुझे, अगले वाले में, तो मैं बिना सोचे इसको आंसर कर सकता हूं। 99% केस में ठीक होगा, क्योंकि पैसेज को ट्रिक से सोल्व किया जाता है। ठीक है, आपने देखा इसको आंसर, तो यही आंसर बन गया हाउ, तो कैरेक्टरिस्टिकली हिमालयन बन जाएगा आंसर। क्लियर हो गया। अब आगे देखो, द बर्ड लाइफ ऑफ ट्री रीजन इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड्स है भाई। अब पूछा गया क्या क्या इंक्लूड है, तो आप सोचो ना जरा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है क्या, आपने बड़ा ध्यान से पढ़ा होगा। तो कुछ बर्ड्स के नाम मिले होंगे आपको, सच एज हॉर्नबिल्स है, बारबेट्स है, फ्रूट है, पिजन्स है, बुलबुल्स है एंड वुड पिकर्स है। यही तो सारे लिखे हुए इसके अंदर, यही आंसर है। ठीक है ना। तो आप ध्यान देना कि इसमें तीन क्वेश्चन दिखाई दिए, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाई दिए, एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन था। ये इनडायरेक्ट के लिए हमें पढ़ना पड़ा, और पढ़ने के बाद डिसाइड किया हमने कि ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि 8,000, तो ये आउट ऑफ सिलेबस था, आउट ऑफ पैसेज था, ये आंसर हमारा नहीं हो सकता था, है ना। आप देखो अब ध्यान से, हाँ, और ये हमारा जो क्वेश्चन 4 था वो था ऑप्शन मेथड, क्योंकि ये जो ऑप्शन था ना वो पीछे वाले में रिपीट हो रहा था, ये पहले ही आ चुका था ऑप्शन। अब देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे तो बहुत जगहों पे लिखे मिल सकते हैं ऑप्शन रिपीट। जो ऑप्शन मेथड होता है ना, ऐसा होता है कि जैसे चौथे का आंसर थर्ड में हो सकता है, थर्ड का आंसर सेकंड में हो सकता है। ऐसे नहीं कि इसका आंसर आप सेकंड में देखोगे, ऐसा नहीं होता, उससे ऊपर वाले में। फोर्थ का आंसर मुझे कहां दिख सकता था, मैं हमेशा चेक करता हूं कि जब फोर्थ के 4 ऑप्शन दिखे हैं तो मैं हमेशा थर्ड में पहले चेक करूंगा, कभी रिपीट तो नहीं। और मैंने चेक किया तो मुझे सेम मिल गया, इसीलिए मैंने इसको आंसर कर दिया। ठीक है, ये हमेशा ट्राई करना ऐसा क्वेश्चन बनता है आपका, इसको बोलते हैं ऑप्शन मेथड। और यहां पे मिला मुझे एक बर्ड सच एज हॉर्न, क्योंकि ये तो लिखा था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो डायरेक्ट मिल गया, इनडायरेक्ट मिल गया, और एक ऑप्शन मेथड मिल गया हमें। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करते हैं हम पैसेज को, ये एक सही तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में फिर से कोशिश करूंगा मैं कि 1-2 पैसेज और सॉल्व कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो पैसेज तो नेक्स्ट क्लास में भी हम सॉल्व करेंगे। चलो आगे देखते हैं, आगे कुछ और है खास आपके लिए। तो हाँ, तो ये कुछ वर्ड्स हैं, अगर आप करना चाहो तो ध्यान से। टेस्ट टाइप की, द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग, कि किसको कहा जाता है, द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग। तो किंग की हत्या को क्या बोला जाता है भाई, इनको बोलते हैं रेजिसाइड।
क्या बोला जाता है? रेजी से याद आ जाएगा राजा, राजा की हत्या, तो रेजिसाइड। फ्रैट्रिसाइड, जेनोसाइड, होमिसाइड ये नहीं होते हैं। रेजिसाइड का मतलब होता है राजा की हत्या, ठीक है। तो ये होमिसाइड होता है ह्यूमन की हत्या, जेनोसाइड पूरी जनरेशन की हत्या, और फ्रैट्रिसाइड होता था ब्रदर की हत्या। आगे देखते हैं। ब्रिटल का मतलब बताना है आपको। ब्रिटल इजी टू वॉश होता है, हार्ड बट इजी टू ब्रोकन, हार्ड टू ड्रिंक, स्वीट इन ड्रिंकिंग। तो आप ध्यान रखो, ब्रिटल का मतलब हमने याद किया था हार्ड है पर इजी टू ब्रोकन, उसको ब्रोक किया जा सकता है। इजी टू ब्रोकन, इजी टू बी ब्रोकन, ठीक है, इस तरह से। आगे, किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड। किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, हस्बैंड की हत्या को क्या बोला जाता है? रेजी तो नहीं होगा, राजा की होता है। फ्रैक्ट्री, फ्रैक्ट्री उसकी होता है, भाई की होता है। और जेनो जनरेशन की होती है। मैरिटिसाइड, मैरिटिसाइड क्या होता है? हमेशा हस्बैंड की हत्या को बोलते हैं मैरिटिसाइड। किलिंग ऑफ वंस रिलेटिव्स, रिलेटिव की हत्या को क्या बोलोगे? होमिसाइड नहीं जी, रिलेटिव के लिए होमी तो नहीं होता है। फ्रैक्ट्री नहीं होता, रेजी नहीं होता। पेरिसाइड, पैरों को हाथ किसके लगाते हैं? रिश्तेदारों को, तो रिलेटिव का याद आ जाएगा पेरिसाइड। चिकन हार्टेड किसको बोलते हैं? चिकन हार्टेड। तो चिकन हार्टेड का मतलब क्या होता है कि चिकन हार्टेड ब्रेव को बोलते हैं क्या? कावर्ड को बोलते हैं, कावर्डली को बोलते हैं, ब्रेवली को बोलते हैं। तो कावर्ड नहीं, एडजेक्टिव है ये। चिकन हार्टेड के बाद आप पर्सन भी लगाओगे, चिकन हार्टेड पर्सन, तो एक तरह से ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। तो कावर्ड और कावर्डली में से एडजेक्टिव क्या होता है? कावर्डली होता है। कावर्डली लगाना पड़ेगा। कायर जिसको बोलते हैं, ठीक है, कायर, कावर्डली। ब्रेव नहीं होता, कावर्डली होता है। आगे देखो, टू ईट वंस वर्ड्स, अपने वर्ड्स खा लेना, मतलब अपनी स्टेटमेंट को वापस ले लेना। टू टेक अ स्टेटमेंट बैक होगा। टू ईट वंस फूड नहीं होगा, टू बी कंफ्यूज नहीं होगा, टू बी फेल्ड नहीं होगा। टू टेक अ स्टेटमेंट बैक होता है। इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट्स का मतलब ब्रीफ, कम शब्दों में, फुल डिटेल में। टू कम इन एंड गो, अरे भाई इडियम पढ़ रहे हैं ना, तो इसका मतलब सेम थोड़ी ना बनेगा। टू राइड, यात्रा करना, सवारी करना, नहीं ऐसा भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा इन फुल डिटेल। इन्स एंड आउट्स का मतलब पूरे अंदर और बाहर से, पूरी डिटेल में, पूरी फुल डिटेल में। बेगर्स डिस्क्रिप्शन किसको बोलते हैं? बेगर्स डिस्क्रिप्शन, देखो बेगर दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब होता है, दैट कैन नॉट बी ड्रंक होता है, दैट कैन नॉट बी इटन, दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, ठीक है। अब देखो इसमें आई थिंक सो रिपीट हो गया है ऑप्शन, दैट कैन, अच्छा ठीक है, इसमें लिखा है दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब, ये भी सेम, तो ये गलत हो गया। इन दोनों को आंसर मार्क करेंगे, दोनों आंसर है दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। जिसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता उसको क्या बोलते हैं? बेगर डिस्क्रिप्शन। टू ब्रेक द आइस, आइस को ब्रेक कर देना, याद है ना, कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करना। टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, टू मीट लास्ट टाइम नहीं होगा, क्लोज द म्यूजिक नहीं होगा, स्टार्ट द म्यूजिक नहीं होगा, स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन होगा। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, याद है प्लेयर्स पहले फिट होते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, फिट होते हैं स्टार्ट करते हैं, तो प्ले वंस अगेन नहीं होगा। इरेगुलरली, कोई काम इरेगुलरली करना, रेगुलर नहीं इरेगुलरली करना, ठीक है जी, तभी हम फिट करते हैं फिर स्टार्ट होते हैं, तो इस तरह से, ठीक है जी। तो आज इतना करते हैं। आज की क्लास में आपने कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ा, उसके कुछ टिप्स जाने और किस तरह से सॉल्व करते हैं, एक अप्रोच मिला है आपको। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करा करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करा करो, ठीक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार आप एग्जाम जरूर क्रैक कर लेंगे, क्योंकि धीरे धीरे आपका सिलेबस अच्छे लेवल पे कवर हो रहा है। वो हम सारे पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं और हम प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको भी सॉल्व करेंगे, सो दैट कि एक पूरा आइडिया मिल जाए आपको किस तरह का पेपर आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।